अरे बचाओ इसे! अरे बचाओ! नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। बनारस में गंगा के घाट पर एक युवक पवित्र गंगा स्नान करने डुबकी लगाता है, लेकिन बाहर आती है उसकी लाश। पानी के भीतर क्या हुआ था उसके साथ? क्या उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य था? क्या ये हादसा था या हत्या? शायद इन सभी सवालों के जवाब हमें कुछ अरसे पहले इनकी जिंदगी में घटी कुछ घटनाएं देखने के बाद मिले। हमारे खानदान में दोस्ती तो छोड़ो, दुश्मनी भी बराबरी के लोगों से की जाती है। जमाना बेशक बदल गया हो, लेकिन हमारी सोच और जमाना बिल्कुल नहीं बदला है। और आप एक बात जान लीजिए कि आज के बाद आप उस लड़की को कभी नहीं मिलेंगे। ठाकुराइन, पुश्तें लग जाती हैं आन बान कमाने में, और एक पल लगता है उसे धूल में मिलने में। अगर आप हमारी बात माने तो एक रास्ता है। बाबा, बाबा हम अकेले दोषी नहीं है बाबा। हाय अंजू, एक्चुअली वो सरिता आजकल कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? तो पापा ने कॉलेज से उसका नाम कटवा दिया है। सतनाम जी, सतनाम जी क्या है? सरिता को कॉलेज से निकालने का मतलब? छोटे ठाकुर, सरिता अब इस गांव में नहीं पढ़ेगी। वो अपने बुआ के घर गई है, वहीं रह के पढ़ाई पूरी करेगी। कहाँ रहती है उसकी बुआ? किस शहर में रहती है? प्लीज बताइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। रणविजय, रणविजय! सरिता हट जाएगी हमारे रास्ते से। ठाकुराइन का हुक्म सर आंखों पर। मेरे जीते जी सरिता इस घर की देहरी को लांग नहीं सकती है। तो कीजिए आप ठाकुराइन के आदेश का पालन। क्यों कर रही है आप ऐसा? आप ही की भलाई के लिए कर रहे हैं। किसी इंसान को जानवर की तरह कैद करवा के रखना? किस जमाने में आप जी रही हैं? रणविजय, यदि आपको उस लड़की की इतनी फिक्र है तो हमें ये शहर छोड़ना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? बनारस, वहां आपके पुरखों की जमीनें हैं, इतनी बड़ी हवेली है, कौन संभालेगा उन्हें? ठीक है माँ, अगर सरिता से दूर रहकर सरिता को आजादी मिलती है तो मैं आपके साथ बनारस चलने के लिए तैयार हूं। रणविजय, तुम अब तक गाड़ी में क्यों नहीं बैठे? आपने सरिता के पिता को इन्फॉर्म किया? तुम अपना वादा निभाओ और हम अपना वचन निभाएंगे। रणविजय सरिता से सच्चा प्यार करता था और यही वजह थी कि उसने सरिता की आजादी के लिए अपनी मां की बात मानकर बनारस जाने का फैसला कर लिया।
और सरिता के पिता ने भी अपनी बेटी पर लगी सारी बंदिशें हटा ली। तो क्या उनका प्यार समाज की पुरानी रूढ़ियों और संतराम जैसे लोगों के अहंकार के सामने मजबूर हो चुका था और हार मान चुका था? क्या यही अंजाम था उनकी प्रेम कहानी का, या फिर उनके दुश्मनों को और भी ज्यादा कीमत चाहिए थी उनके प्यार की? कौन हो तुम लोग? हम यहाँ के चौकीदार हैं। और मालकिन को नहीं जानते? हमारे तो मालिक राय साहब हैं। राय साहब, क्या बकवास कर रहे हो? अरे हटिए। अरे ठाकुराइन, आप कब आई? हटिए, जाने दीजिए इनको। आइए ठाकुराइन। राय साहब। पंडित जी, क्या हुआ? तुम्हारी मौत आई है क्या? तुम्हें पता नहीं कि हम पूजा के समय किसी से नहीं मिलते? राय साहब, ठाकुराइन माँ परिवार के साथ वापस आ चुकी हैं। क्या? और तुम वहां से दुम दबा के भाग गए ये बताने के लिए? गांव वालों की मदद से उन्होंने हवेली में भी प्रवेश कर लिया है। गांव वालों की मदद से? जी। गांव वालों की मदद से वो हवेली में तो घुस गए। देखते हैं कि गांव वालों की मदद से कब तक जिंदा रहते हैं। तुम एक काम करो, तुम अभी ही निकलो वहां पे। उनकी पल पल की खबर हमें देना। वो कब कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं। जाओ। सिर्फ 2 दिनों की और बात है। माँ ने पितृदोष की पूजा के लिए कल कहा है मुझे, और जैसे ही पूजा खत्म होगी परसों कासगंज वापस आ जाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। गंगा जी में डुबकी लगा लो। भिक्षाम देहि गृहलक्ष्मी, भिक्षाम देहि। ये लो बाबा। मृत्यु मंडरा रही है तुम्हारे किसी अपने पर। मृत्यु? रणविजय, रणविजय, भगवान। यजमान, अब पितृ शांति के लिए आखिरी डुबकी लगाइए। रणविजय, रणविजय। रणविजय, हे भगवान, रणविजय। अरे कुल को बचाओ। माँ, माँ। अरे इनका तो गला रेत दिया किसी ने। क्या इस दिन के लिए हम बनारस आए थे? इंस्पेक्टर परशुराम चतुर्वेदी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आइए, विराजिए। क्षमा कीजिए महोदया, जो इस दुखद स्थिति में आपसे प्रश्न करने चला है, किंतु कार्य तो कार्य है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 23। आत्मा को कौन मार सका है, किंतु खोजबीन तो करनी ही पड़ती है।
कि किसने इस अनश्वर आत्मा को इस नश्वर शरीर से अलग करने का दुस्साहस किया है। हिंदी में बात कीजिए ना इंस्पेक्टर साहब। मित्र, महादेव की नगरी में देवनागरी बोल रहा हूं, जिसे आप हिंदी कहते हैं। आपका परिचय? ये शंभू हैं। ठाकुर साहब के समय से ये हमारे परिवार की सेवा कर रहे हैं। शंभू, शंभू, शंभू जी, मैं कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं? दिव्या जी, जिस तरह आपके पुत्र की हत्या हुई है, उसे देखकर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये एक अस्वैच्छिक या गैर इरादतन हत्या थी। जरूर ये किसी ने बहुत ही सोच समझ के किया है या करवाया है। आपको किसी पर संदेह? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं दिव्या जी। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो मैं किस तरह से आपके पुत्र के हत्यारे तक पहुंचूंगा? ठाकुराइन, अब बताते क्यों नहीं है? आपको तो पता है ना, अपने ही पुश्तैनी घर में घुसने के लिए कितना बखेड़ा खड़ा किया था उसने। आप चुप क्यों हैं? क्या हुआ था दिव्या जी? इंस्पेक्टर साहब, हम आपको बताते हैं। देखिए, जब 3 दिन पहले ठाकुराइन और हम यहां पर आए तो हमारी ही पुश्तैनी हवेली पर दिग्विजय राय ने कब्जा कर रखा था। दरअसल 18 साल से बड़े ठाकुर नहीं हैं। उनकी तमाम जायदाद यहां पर लावारिस पड़ी हुई है। तो दिग्विजय राय ने सोचा क्यों ना उस पर कब्जा कर लिया जाए। और आज जब ठाकुराइन अपनी पुश्तैनी जमीन को यहां पर रहने के लिए आई तो दिग्विजय राय ने छोटे ठाकुर का खून करवा दिया। दिग्विजय ने? जी हाँ, दिग्विजय राय ने। वही होगा छोटे ठाकुर का हत्यारा, वरना बनारस में हमारी किसी और से कोई दुश्मनी है ही नहीं। चलता हूं, नमस्कार। चिंता मत कीजिए, इस बार का भी चुनाव हम ही जीतेंगे। तुम प्रचार अच्छे से। इस समय बेवजह हमारे यहाँ आने का मतलब मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये बताइए कि रणविजय के परिवार से आपकी क्या दुश्मनी है? कोई भी जवाब हम आपको देने के लिए मजबूर नहीं है, समझे? रास्ता वहाँ पे, निकलिए, चलिए। वर्दी पर हाथ लगाने के जुर्म में मैं अभी आपको अपने साथ ले जा सकता हूँ। देखिए, हमें ज्यादा गणित मत समझाइए। पहला कानून आपने तोड़ा है, बिना वारंट के हमारे घर में घुसाए हैं। अगली बार आना हो ना तो वारंट के साथ आइएगा, वरना जरूरत नहीं है। वरना कानून तो हम सिखा देंगे तुम्हें, बहुतों को सिखाए हैं। हाँ, बाकी कभी चाय पीने का दिल हो तो आ जाइएगा शाम को वर्दी उतार के। आपके एसपी साहब भी आते हैं। ओह हाँ, चलिए निकलिए यहाँ से। बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। चिंता मत कीजिए, छोड़िए इन सब बातों को, इनको जाने दीजिए, हम देख लेंगे सारा का सारा, ठीक है? अभी आप तैयारियों में लगिए, जाइए आप प्रचार कीजिए, तैयारियों में लगिए। माँ, ये राय परिवार से हमारी दुश्मनी का क्या इतिहास है? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। पहले आप हमसे ये वादा कीजिए कि आप हमसे पल भर के लिए भी ओझल नहीं होंगे। माँ, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कि आपके बड़े भाई के जाने से ये दुश्मनी क्या खत्म हो गई? बहुत फंड्स की जरूरत पड़ेगी, इलेक्शन सर पे है। क्या सोचा है राय साहब? सोचा तो बहुत कुछ था हमने, मगर पता नहीं आखिरी वक्त में उस ठाकुर की फैमिली कहां से वापस आ गई। नहीं तो फंड का इंतजाम तो हम चुटकियों में कर देते। इस वक्त आप सिर्फ इलेक्शन पर ध्यान दें, यही पार्टी के हित में होगा। आप चिंता मत कीजिए एमएलए साहब, फंड का इंतजाम तो हम कर ही लेंगे। एक ऊपर गया तो बाकी सारे अपने आप भागते हुए नजर आएंगे। किधर है तुम्हारा दिग्विजय? दिग्विजय, बुलाओ उसको बाहर। अरे किसकी आत्मा तड़प रही है, अब देख कर आते हैं हम जरा। अरे क्या बात है, किसने सब जाओगे अंदर? अरे पहले भी मना किया ना, चलिए निकले यहाँ से बाहर। कागज साथ लेकर आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, कागज को रखिए अपनी जेब में।
जिसके गिरेबान पे आपने हाथ डाला है ना, बहुत पछताएंगे कह रहे हैं हम। अगली बार वर्दी पर हाथ डाला ना तो इज्जत के साथ वस्त्र भी उतार दूंगा। अरे हमारे वस्त्र की चिंता मत कीजिए, अपनी वर्दी की चिंता कीजिए। क्या है ना, इसको हम 2 मिनट में उतरवा देंगे। हाँ चलिए चाय पीते हैं, विस्तार पूर्वक वार्तालाप भी करेंगे। चलिए। आइए। और हाँ, ससुराल कहते हैं मगर है नहीं, बिन बुलाए मेहमान नहीं आते वहां पे। चलो निकलो, नहीं तो अंदर डाल देंगे। आइए। तो वादा कीजिए हमसे कि आप कभी भी हमें बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। जी माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ। अब तो बताइए। बताती हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कीड़े मकोड़ों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और वैसे भी आप जानते हैं इलेक्शन सर पे हैं, हमारे घर पे विधायक जी आए हुए थे और आप हमें यहाँ ले आए। अरे हम उन्हें मारेंगे क्यों? भाई अब इसे संजोग कहें या कमाल की योजना, आपके पिता की हत्या भी आज से 18 साल पहले ठीक उसी तरह हुई थी ना, जिस तरह रणविजय की हुई है। आपके पिता की हत्या का संदेह ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह पर था, जो कि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। उसके बाद उनका सारा परिवार ही शहर छोड़कर चला गया। मौका कहाँ मिला होगा आपको? इंस्पेक्टर साहब, उस समय हम बच्चे थे, हमें तो कुछ याद भी नहीं। पर मैंने तो सुना है कि ये राय और सिंह परिवार के लोगों में कोई भी बात भूलने की आदत नहीं होती। आपका खून इतना ठंडा हो गया राय साहब कि अपने पिता की हत्या का बदला लेने का विचार तक नहीं आया। भाई ये तो राय होने पर कलंक होने वाली बात हो गई। अरे इंस्पेक्टर साहब, बना ली आपने कहानी, हो गई आपकी कहानी खत्म। कोई सबूत है तो दिखाइए। अगर हमें उन्हें मारना होता तो सबको साथ में मारते। आपने कभी कॉकरोच देखे? कॉकरोच को कभी एक एक करके नहीं मारा जाता, सबको साथ में मारा जाता है। मौका नहीं मिला होगा ना, जो किसी एक का मौका मिला उसी को लपक लिया। हमें किसी को एक भी मौका नहीं देना है। इसीलिए हमने आपसे वचन लिया था कि आप हमसे एक पल के लिए भी हमारी नजरों से ओझल नहीं होंगे। जी माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ। अब इस राज पर से पर्दा उठ चुका था कि रणविजय की मौत नदी में डूबने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या कर दी गई थी, वो भी बिल्कुल अनोखे तरीके से। हत्यारे ने उसे नदी के पानी में बड़ी सफाई से मौत के घाट उतार दिया था, ठीक वैसे ही जैसे आज से 18 साल पहले दिग्विजय के पिता की हत्या कर दी गई थी। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि क्या उसकी हत्या सरिता से प्रेम संबंध के चलते हुई थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? क्या ये दोनों हत्याएं खानदानी रंजिश की वजह से हुई थी या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ था? यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी था कि वो क्या वजह थी जिसने दिव्या को पुलिस के सामने खामोश रखा हुआ था। हेलो रुद्रांश, मैंने तुम्हारी भैया की मौत की खबर पढ़ी। मुझे बहुत डर लग रहा है रुद्रांश। नहीं, मैं आ रही हूँ। पागल मत बनो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। नहीं, मैं आ रही हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे डर लग रहा है अंश। ये भैया की अभी तक 13वीं तक नहीं हुई है। तुम्हारे जान को भी तो खतरा हो सकता है। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं आ रही हूँ। तो हेलो हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस वक्त पहुंच के बाहर है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे मुवक्किल को 24 घंटे से ज्यादा केवल शक की बुनियाद पर अपने लॉकअप में नहीं रख सकते। मैं मजिस्ट्रेट से ये बेल के पेपर्स ले आया हूं। आप दिग्विजय सिंह को तुरंत रिहा कर दीजिए। आलोक, लेके आओ दिग्विजय राय को। ओके सर। क्या इंस्पेक्टर साहब, लगता है फिल्में बहुत देखते हैं, कहानी बहुत अच्छी बना लेते हैं, मगर समस्या ये है कि आपके पास सबूत कुछ नहीं है।
पिछली बार हमने आपको हिदायत दी थी कि बिना वारंट के हमारे घर में कदम मत रखिएगा। एक हिदायत और दे देते हैं कि बिना सबूत के अब आप हमारे इलाके के आस-पास भी नज़र मत आइएगा। और हाँ, पिछली बार हमने आपको चाय पे बुलाया था बिना वर्दी के। इस बार चाय पे भी नहीं बुलाएंगे, सीधा वर्दी उतरवा देंगे। और जहाँ तक बात रही सबूत की, वो तो आपको मिलेगा नहीं। राय साहब, केवल संदेह था, 24 घंटे के लिए अपना अतिथि बनाकर रखा, और कहीं संदेह सत्य निकला ना, तो क्या करूंगा आप सोच लीजिएगा। आप अपनी परवाह कीजिए, हमारी छोड़िए। और जिनकी वजह से आपको संदेह था ना, उन पे तो अब हम नज़र रखेंगे। हाँ, चलते हैं। हेलो। हाँ, एक काम करो, सिंह परिवार के हर एक सदस्य पे पल पल की नज़र रखना। इलेक्शन सर पे हैं, माहौल गर्म है, मेरे से बात करे बगैर कुछ मत करना, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, किसी पे नज़र रखना तो कोई क्राइम नहीं है ना? आलोक। यस सर। राय और उसके हर आदमी पर पल पल नजर रखो। ओके सर। मैंने तुमको मना किया था ना यहाँ आने के लिए, फिर क्यों चली आई यहाँ? अब मैं आ गई हूँ, वापस जाने वाली नहीं हूँ। मुझे डर लग रहा है अंश, कहीं अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं साथ चल के तुम्हारी मम्मी जी से बात करती हूँ ना। अभी सही वक्त नहीं है बात करने का। देखो, तुम मेरा विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अभी तुम्हें घर नहीं ले जा सकता, तुम अभी लौट जाओ। देखो, सही वक्त आने पे मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। मैं वापस काशगंज नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे इसी बस अड्डे पे रहना पड़े। अच्छा बाबा, सोचने दो। ठीक है, चलो। चलो। जब तक मैं माँ से बात करने का कोई रास्ता नहीं निकाल लेता, तुम यहीं रहोगी, इसी गेस्ट हाउस में। हमारे ऊपर क्या बीत रही है तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं होगा। सुनना चाहोगी? जानना चाहोगी? तो सुनो। माँ हमें कासगंज से बनारस ले आई, लेकिन भैया का चक्कर एक सरिता नाम की लड़की से था। भैया बहुत प्यार करते थे उसे, लेकिन ये माँ को कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि माँ की शान के ऊपर बात आ जाती। यहां पहुंचे तो पता चला कि हमारा पुश्तैनी झगड़ा है। भैया का क्या दोष था? भैया का कोई दोष नहीं था। भैया तो पितरों की मुक्ति के लिए घाट पे गए थे ना, तो भैया को मुक्ति कैसे मिल गई? हम पर जो बीता है ना, उसका अंदाजा हमें ही है। भैया का दोष ही क्या था? भैया तो बच्चे थे ना। देखो प्लीज, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुम्हें अपने साथ घर नहीं ला सकता। भैया के चले जाने के बाद माँ बहुत परेशान है, और अगर मैं भी अभी घर नहीं पहुंचा ना, तो माँ और परेशान हो जाएगी। तुम अपना ध्यान रखना। नहीं अंश, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अगर तुम नहीं आए ना, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, समझी? तुम्हारी नजरों से दूर ना जाऊं, उधर माँ की नजरों से दूर ना जाऊं। मैं जाऊं तो कहां जाऊं? घर से निकलता हूं तो लोग ताक लगाए बैठे हैं कि मैं कब उनके सामने आके खड़ा हो जाऊं। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम यहीं रुको।
मैं शाम को आके तुमसे मिलता हूँ। अंश, मेरी बात तो सुनो। राय साहब के पास फोन करो। हाँ बोलो। राय साहब, लड़का लड़की को छोड़ के सर्किट हाउस में चला गया। खबर पक्की है ना? हाँ पक्की खबर है। एक काम करो, जाके काम तमाम कर दो। पक्का काम करना है ना? अरे अब क्या गीता सुना है तुम्हारे को? कह रहे हैं जो काम कह रहे हैं वो होना चाहिए। फोन रखो चलो। राय साहब ने बोला है कि काम पक्का करना है। हे, यहाँ 5 मिनट पहले कोई लड़का लड़की आए थे। हाँ, कहाँ गए वो? 22 नंबर में। 22 नंबर? जी। इस केस के विवरण जरा विस्तार पूर्वक बताइए। मतलब मुठभेड़ में क्या हुआ था? सर, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। रुद्र प्रताप को 6-7 गोलियां लगी थी और उसके बाद वो गंगा में खो गए। खो गए मतलब? मतलब हम लोगों ने सर बहुत खोज की, नावें चलवाई, गोताखोर भेजे, मगर ठाकुर साहब की लाश नहीं मिली। और करीब 2 दिन बाद ठकुराइन के कहने पे शंभू ने गंगा मैया में छलांग लगाई और करीब 1 घंटे में ही ठाकुर साहब के लाश को ढूंढ के ले आया। मतलब कि जो काम पुलिस के प्रशिक्षित गोताखोर और नाविक जो कि जिंदगी भर नदी में रहते हैं 2 दिन में नहीं कर सके, वो शंभू ने 1 घंटे में कर दिखाया। सर, आप जानते नहीं है कि शंभू बहुत अच्छा तैराक है और किसी जमाने में तो आधे घंटे पानी के नीचे रहने के लिए मशहूर था ये। अच्छा। और उसके बाद ठाकुराइन अपने दोनों बच्चों को और शंभू को साथ लेकर अपने मायके यानी कासगंज चली गई। जी सर। घर के बड़े बेटे रणविजय की रहस्यमयी मौत के बाद घर के छोटे बेटे के कदम भी उसी रास्ते पर बढ़ने लगे थे। एक माँ ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही थी? क्या चौहान खानदान में फिर वही कहानी दोहराई जाने वाली थी? क्या दिव्या अपने छोटे बेटे रुद्रांश को उसी तरह से जान गंवाने देगी और कुछ नहीं कहेगी? ये सब हुआ कैसे? और आप हमें बिना बताए गए कहाँ थे? कुछ नहीं माँ, बस वो ऐसे ही मोटरसाइकिल स्लिप हो गई थी। हमने सुना है कि आपकी कोई खास मेहमान आई हुई है। आपको कैसे पता? हम उससे मिलना चाहते हैं। माँ, ये कोई वक्त है किसी मेहमान को घर लाने का? यही तो हम कह रहे हैं कि ये सही वक्त नहीं है किसी को भी घर आने का। तो फिर वो यहाँ क्यों आई है? मेरा साथ देने माँ। अगर वो आपका साथ देने आई है तो आपको उसकी फिक्र होनी चाहिए। उसका वहाँ अकेले होना खतरे से खाली नहीं है। अगर शंभू ने आपको साथ देखा है तो न जाने कितने लोगों ने आपको साथ साथ देखा होगा। आप तुरंत शंभू के साथ जाके उसे यहाँ लेके आइए। चलो चलो। हाँ ठीक है। अरे गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी से। हाँ जी जी पहुंच रहे हैं। अरे कोने में लगाओ जरा, पान खाना है हमें। यही है 22 नंबर का फ्लैट? हाँ यही है। यही छोड़ा था उसे? नैना, नैना, नैना दरवाजा खोलो, मैं रुद्रांश। शंभू काका, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। काका दरवाजा तोड़ दो। हाँ तोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, आपको मना किया था ना, बिना वारंट के हमारे एरिया के आसपास भी मत नजर आना। दिग्विजय जी, मैं आपसे नहीं मिलने आया हूँ और वैसे भी मुझे कहीं भी आने जाने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। यहाँ सर्किट हाउस में एक हादसा हो गया है। अब प्लीज जल्दी आइए। हाँ, रूम नंबर 22। मिलते हैं। पान खाएंगे इंस्पेक्टर साहब? दिग्विजय जी, आप जैसे सफेद पोश लोगों के हाथ से पान खाने में बहुत खतरा है। आप चूना ज्यादा लगाते हैं और हम सुपारी बहुत लेते हैं। चलिए, जैसी आपकी मर्जी। चलो गाड़ी निकालो।
ये शंभू कब से इनके साथ? सर मैंने इस केस की सारी डिटेल्स पढ़ी हैं और शंभू बचपन से ही ठाकुर साहब का ख्याल रखता था। ठाकुर साहब के काफी करीब था वो। और परछाई बनकर उनके परिवार को छांव देने लगा। अब लगी है सही चाबी। शंभू शंभू शंभू। जो होना था सो हो गया, जो चला गया उसे हम वापस नहीं ला सकते। अगर आप भैया से झगड़ा करके यहाँ ना आती तो आज इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ होता और भैया भी हमारे बीच में होते। अगर हमें जरा सा भी आभास होता इस बुरे अंजाम का तो हम ऐसा कभी ना करते बेटे, कभी ना करते, कभी ना करते। हाँ? कौन है ये? कौन है? ये कौन है? इंस्पेक्टर साहब पकड़िए इसे। ये क्या है? चुप! रुक जाओ मैं कहता हूं। चल। दिव्या जिस शंभू को आज तक अपने परिवार का रखवाला मानती रही, जिसे एक परिवार के ही सदस्य जितनी हैसियत दी हुई थी, आज वही शंभू उसके सामने एक हत्यारे के रूप में खड़ा था। क्यों मारना चाहता था वो अपने ही मालिक रुद्र प्रताप के बेटों को? क्यों मारा था उसने बड़े बेटे रणविजय को और छोटे बेटे रुद्रांश की प्रेमिका को, वो भी इतने शातिर तरीके से? दिव्या को दुख भी था और बहुत ज्यादा गुस्सा भी, क्योंकि घर का रक्षक ही परिवार का भक्षक निकला। इंस्पेक्टर परशुराम की चाबी सही लगी पर ताला कोई और ही खुल गया था। लड़की को मारा समझ में आया, ठाकुर साहब के बेटे को क्यों मारा ये समझ में नहीं आया। इस पर प्रकाश डालेंगे जरा आप? अच्छे तैराक हैं हम, पहली बार हारा हूं मैं। हार तो तुम हमेशा से रहे हो। नहीं, कभी नहीं। अपने हाथों से अपने मालिक की औलाद की जान लेते हुए कौन सी जीत मिली तुम्हें? औलाद का फर्ज होता है अपने खानदान की आन बान और मर्यादा को आगे लेकर जाना, पर अगर पेड़ पर फल के बजाय कांटे उगने लगे तो उसे काट कर फेंक ही देना होता है। जात पात ऊंच नीच, आखिर एक इंसान दूसरे इंसान से छोटा कैसे हो सकता है? सरिता मेरी बात सुनो, हमारे माँ बाप पुराने ख्यालात के लोग हैं, पर हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हमारी सोच है। और पता है, हम एक बार एक हो गए ना तो सारे के सारे फासले मिट जाएंगे। ठाकुर साहब की औलाद जिस रास्ते पर भटकने लगी थी, उस रास्ते पर कभी न भटकने के लिए मरते वक्त हमसे वचन लिया था बड़े ठाकुर ने। किस जमाने में आप जी रही हैं? उसी जमाने में छोटे ठाकुर साहब, जिस जमाने में बड़े ठाकुर ने अपनी इज्जत जाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। किस औलाद की बात कर रहे हैं आप? वो औलाद जिसे हमने अपनी कोख में 9 महीने पाला था, अपनी ममता से 18 साल सींचा था। हमारे बच्चे किस राह से भी चले और ना चले, ये तय करने वाले तुम कौन होते हो शंभू? ठकुराइन, पर आप तो समझ सकती। समझना तुम्हें होगा शंभू कि वो बच्चे हमारी और ठाकुर साहब के बच्चे हैं। हमने तुम्हें ठाकुर साहब के छोटे भाई का दर्जा दिया, अपने परिवार का हिस्सा समझा, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। रणविजय सही कहता था कि तुम हमारे परिवार की नौकर थे, नौकर। आप पिताजी नहीं, उनके नौकर हैं।
रणविजय, शंभू काका आपके पिताजी के मित्र समान थे। आज हमने अपने बेटे की बात मानी होती तो शायद वो जिंदा होता। आप बड़े ठाकुर का त्याग भूल रही हैं ठाकुर आइन। हमने जो भी किया वो खानदान की इज्जत बचाने के लिए जरूरी था। अरे जब वंश ही चलाने वाले नहीं रहेंगे तो इज्जत को कौन पूछेगा खानदान की? और तुम ठाकुर साहब के त्याग की बात कर रहे थे ना, तो याद करो, ठाकुर साहब ने सत्य का साथ निभाने के लिए एक जान ली थी तो अपनी जान त्यागी भी थी। और तुमने मुझे आश्चर्य होता है और तरस भी आता है तुम जैसे लोगों की सोच पर जो आज भी समाज को दूषित कर रहे हैं। वैसे तुमने आधा सही कहा और आधा गलत। समय बदलता है पर हमेशा अच्छे के लिए शंभू। बदलाव आते हैं, लोग बदलते हैं, पीढ़ियां बदलती हैं, समय भी बदलता है। समय बदलता है पंख लगाने के लिए, बेड़ियों से जकड़ने के लिए नहीं। अपने मालिक रुद्र प्रताप की झूठी शान को कायम रखने के चलते शंभू की आंखों पर इस कदर पर्दा पड़ गया था कि उसने 2 निर्दोष बच्चों की निर्ममता से हत्या कर दी। शंभू को अपने घिनौने कृत्य की सजा मिली। अदालत ने उसे दफा 302 के तहत दोषी पाया और इस जुर्म के लिए उसे उम्र कैद की सजा हुई। ये कैसी इज्जत है जो अपनों को ही अपनों का कातिल बना दे? ये कैसा रिश्ता है जो अपनों की खुशियों का इस कदर दुश्मन हो जाए कि उनसे जीने का हक ही छीन ले? अफसोस की बात तो ये है कि ये एक शख्स या फिर एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में आए दिन झूठी शान के लिए होने वाली वारदातों की कहानी है। कभी परिवार के हाथों तो कभी समाज के ठेकेदारों के हाथों सरेआम प्रेमी जोड़ों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक सर्वे के अनुसार हर साल हमारे देश में 1000 से भी ज्यादा लोग ऑनर किलिंग के नाम पर बलि चढ़ा दिए जाते हैं। क्या अपनी पसंद के इंसान से प्यार करना कोई जुर्म है? क्या एक इंसान को इतना भी हक नहीं कि वो अपनी ही जिंदगी का इतना निजी और बड़ा फैसला खुद ले सके? जब परिवार के बुजुर्गों के लिए बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी होती है, तो फिर ये खुशी क्यों नहीं स्वीकार की जाती? एक सभ्य समाज में ऑनर किलिंग के लिए कोई जगह नहीं। अब मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।